एक छोटे से गांव में रहते थे दो भाई, रमेश और सुरेश। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन रमेश ने अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी की, सिर्फ इसलिए ताकि उसका छोटा भाई पढ़ सके। तू बस पढ़ाई कर, मेहनत करता रहे, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। भैया, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। समय बदला। सुरेश को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे घर की हालात सुधरने लगी। उसने एक बड़ा घर बनाया और फिर रमेश की शादी हुई गंगा से। गंगा पढ़ लिखी नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में जादू था। उसका खाना सबको बहुत पसंद आता था। शादी के बाद पहली रसोई में गंगा ने पूरे मन से खाना बनाया। उसने अपने हाथों से गर्मा-गर्म रोटी, जीरा वाले चावल, दाल तड़का, आलू गोभी की सब्जी और मीठा में खीर भी बनाई। रसोई से आ रही खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो सच में लाजवाब है। सच में गंगा, तुमने पहली ही रसोई में सबका दिल जीत लिया। सच में भाभी, ऐसा स्वाद तो किसी होटल में भी नहीं मिलता। घर में सुकून था, इज्जत थी और प्यार भी। फिर एक दिन सुरेश की शादी हुई, उसकी ऑफिस की कलीग रिया से। शहर में पली बढ़ी, पढ़ लिखी और अपने दम पर जीने वाली लड़की। शादी के बाद जब रिया पहली बार उस घर में आई, तो उसके मन में नए सपने थे। एक नया परिवार, एक नई जिंदगी। शुरुआत के दिनों में सब कुछ ठीक था। कुछ दिन बाद सुबह रिया ऑफिस जाने से पहले डाइनिंग टेबल पर बैठकर जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही होती। गंगा, आज भी तुमने कमाल का नाश्ता बनाया। रिया, तुम भी थोड़ा कुकिंग सीख लो बेटा, हमने अब तक तुम्हारे हाथ का कुछ खाया ही नहीं। जी माँ जी, सीख लूंगी। उस दिन रिया चुप रहती है, लेकिन उसके मन में एक बात रह जाती है। घर का खर्चा सुरेश और वो उठाते हैं, लेकिन इज्जत हमेशा रमेश और गंगा को मिलती है। उस रात रिया अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती है। क्या हुआ रिया? तुम इतनी चुप क्यों हो? रिया धीरे धीरे सुरेश को सुबह की सारी बातें बताने लगी। मैं भी इस घर के लिए काम करती हूँ, मैं इनकम करती हूँ, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं। दीदी खाना बनाती हैं, इसीलिए सब उनकी ही तारीफ करते हैं। तुम ज्यादा सोच रही हो, बातें इतनी दिल पे मत लो। अगले दिन सुरेश ने ध्यान से सब कुछ देखना शुरू किया, जैसे पहली बार वो इस घर को समझने की कोशिश कर रहा हो। सुबह से ही छोटी छोटी बातें उसकी नजर में आने लगी। जब सब लोग साथ बैठकर बात कर रहे थे, तो माँ जी बार बार रमेश की तारीफ कर रही थी। गंगा के हाथों का खाना, उसकी हर छोटी बात, हर जगह उसकी तारीफ हो रही थी। रमेश बेटा, तुम्हारे बिना घर संभालना ही मुश्किल है। और रिया, वो वहीं पास में बैठी थी, लेकिन जैसे उसकी बातों का कोई हिस्सा ही ना हो। ना उससे कुछ पूछा जा रहा था, ना ही उसकी तरफ कोई खास ध्यान दिया जा रहा था। कभी वो कुछ बोलने की कोशिश करती, तो बात बीच में ही किसी और तरफ मुड़ जाती। ये सब देखकर सुरेश के मन में हल्की सी बेचैनी होने लगी। उसे समझ आ रहा था कि रिया जो कह रही थी शायद वो गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। उस रात रिया और सुरेश एक साथ कमरे में चुपचाप बैठी थे। थोड़ी देर बाद रिया ने धीरे से बात शुरू की। मुझे अब यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। हम ऑफिस के बिल्कुल पास एक घर ले लेते हैं, हमारे लिए भी इजी होगा और शायद मैं भी खुश रह पाऊंगी। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अपना घर छोड़ के रेंट पे रहना अजीब लगेगा। एक दिन ऑफिस में बॉस ने सुरेश को अपने कैबिन में बुलाया। सुरेश, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हम तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं और दिल्ली ट्रांसफर भी। वहां सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। थैंक यू सर, मैं सोचकर बताता हूँ। सुरेश, ये सही मौका है, हम दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। सच कहूं तो मुझे यहाँ एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। इस बार सुरेश ने रिया की बात मान ली। शाम का वक्त था। घर के सब लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। मुझे दिल्ली ट्रांसफर मिल गया है। अगले हफ्ते हम दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। तू सच में हम लोगों को छोड़कर जा रहा है? भैया,
आपने मुझे पढ़ाया। आज जो भी हूं आपकी वजह से हूं। मैं हर महीने घर का खर्चा भेजता रहूंगा। अगले हफ्ते सुरेश और रिया जाने के लिए तैयार हो गए। घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी और घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। खुश रहो बेटा, तुम दोनों हमेशा साथ रहना, और छुट्टी मिले तो घर जरूर आना। वो लोग जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे थे, बस अपनी एक जगह ढूंढ रहे थे जहां वो सुकून से जी सकें।